नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स एक बार फिर से गरमाने लगी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटर से, मतदाताओं से जाति के आधार पर बंटने से बचने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को एक तरफा मुस्लिम वोट दिलाने के लिए पर्दे के पीछे अलग सा खेल चल रहा है। महायुति के खिलाफ नए अभियान के तहत मुस्लिम आबादी के बीच पर्चे बांटे जा रहे हैं धड़ल्ले से, जिनमें बीजेपी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी को वोट देने की अपील की जा रही है। और ये पर्चे जिसने बांटे हैं ना, वो मराठा मुस्लिम सेवा संघ है, जो अपने पर्चों में बीजेपी को मुसलमान विरोधी बता रहा है। मराठा मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं। खुद हुकूमत बोलती है और हुकूमत करोड़ ऑफ रुपीस इलेक्शन के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट देके करती है, और उस चीज को ज्यादा वोटिंग होने पे हमारे कुछ पार्टियां, खासतौर के बीजेपी, उसको लव जिहाद का नाम देती है। और ये कितना मजाक है, जिसको हुकूमत करोड़ ऑफ रुपीस खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा वोट करो, उसको सराहना करने के बदले उसको लव जिहाद करके दो समाज के अंदर एक दीवार खड़ी करना और पोलराइज करना और हिंदुओं को भड़काना कि देखो मुसलमान तुम्हारे खिलाफ एक गट्टा हुआ है। तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को डर दिखाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। यह मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि अगर उनके वोट बटेंगे तो इस देश में मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, मुस्लिम वोटर्स को मोदी का डर दिखाकर और मजहब का हवाला देकर भी बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। तो यहां पर क्या यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ फतवों की बाढ़ सी आ गई है, ताकि चुनाव में साम दाम दंड भेद यानी किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जा सके? यह सवाल इसीलिए भी क्योंकि मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने जो पर्चे बांटे हैं वो एमवीए को वोट देने के लिए बांटे हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड भी एमवीए के समर्थन में है। मुसलमानों को बताया जा रहा है कि चुनाव में किसे वोट देना है। मोदी सरकार के फैसलों को मुसलमान विरोधी बताकर एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। सवाल तो यह भी है, क्या मराठी मुस्लिम सेवा संघ एमवीए की बी टीम है? और क्या वोट पाने के लिए तुष्टीकरण का एजेंडा चलाया जा रहा है? क्योंकि कई बार बीजेपी की तरफ से यह आरोप भी लग रहा है कि वो बी टीम है। तो यहां पर अब जरा मराठी मुस्लिम सेवा संघ जो पर्चे में उठाए गए सवाल है उनकी बात करें तो उनमें क्या लिखा है ये आपको जानना जरूरी है। शरीयत में दखलंदाजी करने वालों को वोट देना सही है? सवाल, यानी बीजेपी और महायुति को शरीयत में दखलंदाजी करने वाला बताया गया है। यह भी लिखा है कि क्या मदरसों को खत्म करने का इरादा रखने वालों को वोट दिया जाएगा? महायुति बीजेपी को अगर वोट दिया तो उसे वक्फ के खिलाफ वोट बताने की यहां कोशिश हुई है। सवाल पूछा गया है कि क्या वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे? क्या आप मदरसों को खत्म करने का इरादा रखने वालों को वोट करोगे? और इसके बाद वक्फ का जिक्र आता है। अगली प्लेट दिखाइए। और इतना ही नहीं, सीएए एनआरसी का फैसला भी केंद्र की तरफ से थोपा गया बताया गया है। पर्चों में मराठी मुस्लिम सेवा संघ खुलेआम बीजेपी को वोट नहीं करने की अपील कर रहा है और उस मुस्लिम वोटर से महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए बोल रहा है। तो महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रही मुसलमान पॉलिटिक्स पर बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया। विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें लोकतंत्र पर हमला है और लोकतंत्र का अपमान करने वालों को इसकी ताकत का अभी तक अंदाजा ही नहीं है। जो लोग वोट जिहाद का आक्रमण देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे यही लोग जब 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं
न्याय मांग रही थी। कहाँ थे ये लोग जब गरीब मुसलमान नौजवान अपने लिए सुविधा शिक्षा मांग रहे थे? जो लोग इस प्रकार के वोट जिहाद के एक आक्रामक रवैये से ये मानते हैं कि वो वोट पालेंगे, वो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते। बार बार मैंने ये कहा है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी है वहां वहां ना आप हिंदू का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुइज्म का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुस्तान का संरक्षण पाएंगे। आज इस प्रकार की गतिविधियों को कर कांग्रेस नित इंडी अलायंस ने मेरी इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित कर दिया। बयानों का जो वार था वो आपने यहाँ पर देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आप मिलिए। हमारे साथ में धनंजय गिरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर अतीक और रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। किशोर तिवारी जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब एक मोर्चा बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो पहला सवाल तो धनंजय जी आपसे ही बनता है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, पर्चे बांटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है बीजेपी को वोट बिल्कुल मत दीजिएगा। कितना असर पड़ेगा आप पर इसका? देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे हिमांशु जी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है। चुनाव शुरू भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जिस ढंग से साजिश की जा रही है, जिस ढंग से गोलबंदी की जा रही है, इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो रही है। हम पहले भी झुके थे, 1947 के पहले भी ये हुआ था। 1947 के पहले हम झुके थे और कटे थे। आजादी के पहले ऐसे ही झुके थे, जिस कारण 47 में हम बटे, मुल्क का बंटवारा हुआ। आज कांग्रेस उसी राह पर आग खड़ी हुई। कांग्रेस ने एक बार देश को बांटा, जनता संतुष्ट होने के बजाय तुष्ट होने लगे, तब नापाक इरादे पाक की शक्ल में सामने आते हैं। कलम खलीफा के सामने झुके थे, यह खिलाफत राष्ट्र को सलामत, खिलाफत का आंदोलन राष्ट्र को सलामत नहीं रख पाया। हम बट गए और अपने जड़ों से कट गए, अपना देश अलग हुआ। जिन्ना का जिहाद अब भी जारी है। यह भारत के जज्बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। विभाजन के बाद जच्चा का जिहाद चल रहा है और ये बड़े होकर लव जिहाद के बाद बवाल शुरू हुआ ना वोट जिहाद और फसाद में कोई अंतर नहीं है। जिहाद की कोख से ही फसाद पैदा होता है। जिहाद का अर्थ धर्म युद्ध है, लेकिन ये धर्म युद्ध पाकिस्तान नामक फसाद ही पैदा करता है। आतंक और अराजकता अमन चैन का पर्याय बन गया है। ये जो हो रहा है, जो राजनीतिक दल कहते हैं ना कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। जो राजनीतिक दल इस आग पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इस आग में मुल्क को झुलसाने के लिए तैयार हैं। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी हिमांशु जी। अच्छा गिरी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं मराठी मुस्लिम सेवा संघ, वो यही कह रहे हैं कि ज्यादा वोट पड़ते हैं तो आप कह देते हैं कि वोट जिहाद हुआ है, हर चीज को जिहाद से जोड़ देते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने तो शर्तें रखी है। उन्होंने शर्तें रखी है और शर्तों के सामने सर झुकाने की शर्त रखी है। और शर्तों के सामने जो सर झुकाए वो शिवाजी को कैसे मुंह दिखाए, वो शिवाजी की प्रतिमा के सामने कैसे खड़ा हो जाए। जो तन कर खड़ा हो, जो किसी शर्तों के सामने अड़ा हो, वो शिवाजी है। वो शिवाजी की धरती है। वो राष्ट्र और महाराष्ट्र को शिवाजी का वो संदेश है। लेकिन जो शर्तों के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाए, वो शिवाजी की विरासत को कैसे संभाल पाए। वो शिवाजी के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाए। वो राष्ट्र और महाराष्ट्र को क्या मुंह दिखाएंगे, वो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखलाएंगे। हिमांशु जी, मैं उनसे पूछता हूं, आज रिपोर्ट आई है महाराष्ट्र में हुए। तो किशोर तिवारी जी से पूछ ही लीजिए ना, साथ में जुड़े हुए हमारे साथ में किशोर तिवारी जी। उद्धव ठाकरे जी की बात हो रही है यहाँ पर, बाला साहेब ठाकरे जी की भी बात होती है, शिवाजी की बात यहाँ पर होती है, लेकिन अब खुलेआम कहा जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट होकर कह रहे हैं कि भाई महायुति को वोट नहीं मिलना चाहिए, एमवीए के साथ में हम यहाँ पर खड़े हैं। तो धनंजय गिरी जी बोल रहे हैं ये तो बहुत गलत राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ हिंदू मुसलमान यही एक एजेंडा लेके योगी जी ने अभी विदर्भ में मराठवाड़ा में प्रचार किया। मुझे लगा नहीं था कि मोदी जी भी ऐसा करेंगे। मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं। मुझे कटेंगे बटेंगे ये सब चीजें है। और देखिए 14 में मोदी जी को मुसलमानों ने वोट दिया था, 19 में दिया था। ऐसा क्या 24 में उनको वोट नहीं मिले। और धनंजय जी बोल रहे हैं
उसमें सच्चाई है ना, सच्चाई है कि मुस्लिम बहुल जो मतदार संघ थे वहां उन्हें बिल्कुल वोट नहीं मिले। तो ये माहौल बना कैसा? इन्होंने मंगलसूत्र बोला, इन्होंने भैंस ले जाएंगे बोला, उनको आतंकवादी घुसपैठिया बोला। अरे भाई, हिंदू मुसलमान की राजनीति से हटकर 10 साल में महाराष्ट्र में क्या विकास हुआ? देखिए हिमांशु जी, बहुत परिस्थिति खराब है। कपास को दाम नहीं, सोयाबीन को दाम नहीं। दिन में 16 से 20 किसानों के आत्महत्या हो रही है। मुद्दों पे बात नहीं करते हुए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अच्छा, मैं बस इतना आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, मेरे को ये बता दीजिएगा कि ये जो महाराष्ट्र, ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ है और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, इन्होंने जो पर्चे बांटे हैं, क्या आप इसको ठीक मानते हैं? बस ये बता दीजिए। अरे कोई क्या पर्चे बांटे, ये हमको क्या मालूम? हम तो चुनाव के प्रचार में बैठे, और जितने भी आपको कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह से कहा गया है कि भाई एमवीए को ही वोट दिया जाए, विकास अघाड़ी को ही वोट दिया जाए, उसको वोट मत दिया जाए? अरे देखो, मैं जहां भी जा रहा हूं ना, हाँ। हर समाज का आदमी बोल रहा है कि हमको ये जो मोदी शाह की तानाशाही है, ये अडानी का साम्राज्य है, इसको ध्वस्त करना है और ईसाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान ईसाई खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किशोर तिवारी जी बहन है, वो कहावत है बीच में बोल रहे हैं, मचल गए भैया मचल गए मेरे को बोलने है, तो सिर्फ मुसलमान बोलने दो भैया। मुसलमान मीडिया वाले कर रहे हैं, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो मुसलमान ईसाई नहीं, सिर्फ मुसलमान और शिवसेना। अरे नाम पर कोई शर्मसार होता है ये। अच्छा ठीक है, ठीक है। हिंदू हृदय सम्राट आज देख रहे होंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, हाँ, आप सभी से मैं रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आता हूं। किशोर तिवारी जी भी अपनी बात रख रहे हैं और मैं तो बहुत आसानी से सबकी बात सुनता हूं और यहाँ पर रखता भी हूं, क्योंकि काम मेरा यही है कि आप सभी लोग अपनी बातें रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो पूरा बोलने नहीं दिया, ये कैसी डिबेट हो रही है? किशोर तिवारी जी, आपकी बात को इतने अच्छे तरीके से धैर्य पूर्वक सभी ने सुना, लेकिन अगर आप कोई सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब भी सामने वाला देगा। थोड़ा सा बस इंतजार करिए। धनंजय गिरी ने पूरा सुना नहीं। महाराष्ट्र की जनता चाहती है, क्या चाहती है महाराष्ट्र की जनता, बता दीजिए एक बार। मैंने आपसे कट टू कट सवाल पूछा था कि मैंने आपसे एक कट टू कट सवाल पूछा था, उसका आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि हमें क्या पता, हम तो यहाँ पर प्रचार करने में व्यस्त हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जो पर्चे बांट रहे हैं, ये सही है या गलत है? बस ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना बता दीजिए, बाकी सबसे मेरे को बात करनी है। देखो, जितने समाज के लोग पर्चे बांटे, समर्थन करे, महाविकास आघाड़ी किसी का कोई ताल्लुक नहीं रखती। हम ना किसी के शर्तें मानेंगे, ना कुछ न कुछ। हम महाराष्ट्र में सर्वधर्म भाव के साथ सबका विकास करेंगे। अच्छा, किसी से मतलब नहीं है, कोई भी पर्चा बांटे, कुछ भी करे, हमें किसी से मतलब नहीं है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से कह रहे हैं किशोरी जी, और कह रहे हैं कि भाई हम किसी की शर्तें भी नहीं मानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, आप भी इसमें शामिल हैं, आप भी सहमत हैं इससे? हिमांशु जी, हिस्सा हैं आप भी इसका? नहीं, मैं डिबेट का हिस्सा हूं, लेकिन ऐसा हिस्सा नहीं। बीच बीच में जैसे धनंजय गिरी जी बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोलता, उसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता। देखिए, कोई पर्चे बांटता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। कोई समाज है, ब्राह्मण समाज है, जो जाट समाज है, कोई किसान संघ बने हुए होते हैं, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिसको जिसको वोट देना है उसके पर्चे बांटेगा, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है भाई? आप बीजेपी तो हिंदुत्व करके क्या क्या नहीं कर रही है। मंगलसूत्र, भैंस और बेटी उठा ले जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी गरिमा से नीचे गिर के वोट मांगने का प्रयास करते हैं। तो लोकतंत्र वोट मांगने के लिए कोई मुस्लिम वोट लेता है, कोई जाट वोट लेता है, कोई ब्राह्मण वोट लेता है। मैंने पहले भी कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? मतलब विपक्ष अगर कोई वोट मांगे वो तो मुस्लिम परस्त हो गया, और बीजेपी वोट मांगने का प्रयास करा जाए, उसके आड़ में पूंजीवाद को धकेलती जाए देश में, वो मतलब सात्विक चीज हो गई। मेरे समझ नहीं आ रहा है ये नैरेटिव जो खड़ा जा रहा है। मैंने कई बार कहा, 4 जून के जो परिणाम आए थे, इनको लगा धक्का। इन्होंने कहा आपने तो एक ही पकड़ लो चीज, हिंदुत्व, इनके अनुवांशिक संगठनों ने मिलकर और जम के प्रचार करो, हिंदुओं को ये हो रहा है, हिंदुओं को ये हो रहा है।
बांग्लादेश में फेलियर तो आपका हो गया, बांग्लादेश में फौजें लगा देते, राजीव गांधी ने लगा दी थी पाकिस्तान बॉर्डर पे, और नहीं कर पाए, नेपाल के कनेक्शन कट कर दिए थे, वो चाइना से मिलने लगा। तो आप पे तो दम ही नहीं है 56 इंच का, तो आप तो ये सब करना नहीं चाहते हो, और विपक्ष ऐसे कर रहा है। विपक्ष तो बाहुल, देखो स्मृति ईरानी जी इतनी आदरणीय है, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ कि वो सबका सम्मान करती है, लेकिन क्या कहा कि साहब जो है मुसलमान वोट लेना चाहिए कांग्रेस और विपक्ष, मतलब बाहुली है, विपक्षी पार्टी है, वो 15-20-10% वोट ही लेना चाहती है, बाकी 80-90% सारे बीजेपी लेना चाहते हैं। मतलब किस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये 12-13% वाला ही खेल मेन हो रहा है। हेगड़े साहब, इसमें क्या बुराई है? कोई किसी के वोट मांगता है तो मांगने कांग्रेस के प्रवक्ता, हाँ जी हेगड़े साहब बोलिए बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता तो अनजान है कि कितने हिंदू महिलाओं का कत्ल हुआ है, तो इसके लिए वो लव जिहाद को मानते ही नहीं है। अरे कांग्रेस जरा उठो, कांग्रेस नींद से उठो, नींद से उठो, जरा आंकड़े देखो। और किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं कि भाई हमारे वहाँ किसानों की ने आत्महत्या किया। अरे आपके 15 साल के कार्यकाल में 50,000 किसानों ने आत्महत्या किया, वो बताएंगे नहीं। जो अवकालीन बारिश हुई थी, हमारी सरकार ने कांदा के लिए, द्राक्ष के लिए, टमाटर के लिए, सबके लिए किसानों को मुआवजा दिया। उसके अलावा उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा था मुआवजा देंगे, वो मुआवजा भी एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने दिया, इन्होंने कुछ दिया नहीं। और उसके ऊपर जो पीक का इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, अरे किशोर तिवारी जी क्या हुआ आपको? जब आपके बीच में धनंजय जी ने बोलना शुरू कर दिया था तो आप तो ना जाने क्या क्या उपमाएं देने लगे थे। किशोर तिवारी जी अभी मुझे बोलने दीजिए, मेरे बड़े भाई। किशोर तिवारी जी, जब धनंजय जी ने अचानक कुछ बोला था तो आपने तो सवाल खड़े कर दिए थे, अब थोड़ा सा रुक जाइए। गलत जगह पे प्रचार के लिए जा रही है। बोलिए कृष्णा हेगड़े जी बोलिए। देखिए, इंश्योरेंस के लिए जो क्रॉप का इंश्योरेंस है, फसल का इंश्योरेंस, वो हमने दिया। जो मुफ्त का बिजली हमने दिया, 6,000 रुपया केंद्र सरकार ने दिया, 6,000 रुपया राज्य सरकार ने दिया। हर किसान परिवार को हम 12,000 रुपया दे रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? इन्होंने मुसलमान के लिए क्या किया? सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, फिर मुसलमान को बहकाते हैं, फिर सोसाइटी का विभाजन करते हैं। और हम अगर मुसलमान के लिए करते, बोला आपने मुसलमान के लिए किया। अरे हमने किया क्योंकि आपने 15 साल किया ही नहीं। मदरसाओं का वेतन हमने बढ़ाया, टीचर्स का। आपने क्या किया? आपने खाली संविधान खतरे में है, संविधान धोखे में है। नहीं तो हेगड़े जी आप लोगों पर तो ये आरोप, हेगड़े जी आप लोगों पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि शरीयत में आप दखलंदाजी करते हैं, मदरसे खत्म करने वाले हैं, यूसीसी का डर दिखाया जा रहा है, सीए एनआरसी थोप रहे हैं और इसीलिए ये पर्चे बट रहे हैं। देखिए, देश के हित में जो भी करना है वो हम करेंगे और हम देश के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी बात ये, उलेमा ऑल इंडिया काउंसिल ने अभी फतवा निकाला 17 पॉइंट का, इसके ऊपर तो बोल नहीं रहे। अरे किशोर तिवारी जी, एक जमाने में आप हिंदुत्व पार्टी के सदस्य थे, आपके संस्थापक बाला साहेब ठाकरे जी थे। आप उनके जो विचार है वो भूल गए, बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी आप भूल गए। अभी आप कांग्रेस में सोनिया सेना बन के रह गए, सोनिया सेना। तो आप सावरकर को मानते नहीं, आप हिंदुत्व को मानते नहीं, आप सनातन को मानते नहीं। ओके, पहले सबसे रिएक्शन ले लूंगा, एक मिनट। ये आपने अपनी बात रखी, लेकिन प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, आपने हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और खुलकर आप अपने विचारों को व्यक्त भी करते हैं। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है मराठी मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से, और इसके साथ ही जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, और इसमें मुसलमानों से कहा जा रहा है कि शरीयत के खिलाफ दखल देने वाले इन लोगों पर वोट मत दीजिए, और ऐसे अलग अलग जगह पर्चे बंटवाए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा एनजीओ से कांटेक्ट करके बैठकें भी हो रही हैं। तो चुनावों में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या आप इसे सही मानते हैं? मतलब हिमांशु जी, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी मुस्लिम सभाओं के अंदर और इस तरह के सम्मेलन के अंदर हम ये कहें कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए, योगी जी को वोट दीजिए। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में जो 2000 मदरसों को बंद किया गया था यूपी सरकार द्वारा, वो अवैध था, उसको बहाल किया गया। यहाँ पर जो अमेंडमेंट लेके आए वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसके अंदर साफ तौर पे एक क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है 3 महीने के अंदर अगर कोई साबित नहीं कर पाया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो सरकार के हाथों चले जाएगी और चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। किसी निचली अदालत में, किसी बड़ी अदालत में कभी वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है? चलिए, मैं आपका ये सुझाव मानकर, ये जो मुस्लिम मंच है
इसको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और अभी हमारे धनंजय गिरी ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई इससे देश कमजोर हो रहा है। तो आप गिरी जी मुझे ये बताइए ना, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये कांग्रेस पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देगी, इससे देश बहुत सुरक्षित हो रहा है, बहुत सशक्त हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम उल्टी गंगा बहने की लोगों से कामना करें, आह्वान करें? ऐसा नहीं होगा हिमांशु जी। बीजेपी ने इन 10 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। आरएसएस ने 99 साल तक मुसलमानों की जड़ें खोखले करने का काम किया है। और हम ये बड़ी सभाओं में ओपनली कहेंगे, हमने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़े आदर से उनको बताना चाहूंगा और किशोर तिवारी जी को भी बताना चाहूंगा कि हमने एज अ विकल्प, एज अ ऑप्शन 2014 में मोदी जी को चुनकर लाए, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंस का वादा किया, लेकिन वो फेल हो गए। उन्होंने अभी के कैंपेन के अंदर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। प्रोफेसर विवेक जी बस 1 मिनट और दीजिएगा, विवेक जी 1 मिनट और दीजिएगा, क्योंकि धनंजय जी रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। प्लीज 30 सेकेंड और बोलिए, लीजिए। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता और किशोर तिवारी जी को मैं कहना चाहूंगा, 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड मुस्लिम्स को देने के लिए 25 साल पहले कहा था। हर सरकार ने इसको टाला है हिमांशु जी। अच्छा, मेरे को ये बात बताइए रहमान साहब, प्रोफेसर रहमान मेरे को एक बात बताइएगा। अभी किशोर तिवारी जी ने साफ कह दिया कि हम किसी की शर्तें नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, क्लियर कह दिया उन्होंने। अब बताइए, अब भी पर्चे बटेंगे क्या? हम भी यही चाहते हैं हिमांशु जी, हम भी यही चाहते हैं कि इक्वालिटी बेसिस पर गवर्नेंस किया जाए। हम 1% एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं चाहते मुस्लिम। नहीं तो आप लोग तो इसी शर्त पर तो जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ है ये पर्चे बांट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बस आराम से, हाँ धीरे से। आप तेज बोलते हैं तो आवाज थोड़ी सी दिक्कत देती है। नथिंग मोर, ओनली माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हिमांशु जी। ठीक है धनंजय जी जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर साहब बस एक मिनट बस। हाँ, क्योंकि बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लगे, इसलिए मैं चाहता हूं 30 सेकंड में जवाब दे दें। हाँ देखिए, जो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के बारे में ऐसा क्यों कहा, जब खुद दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता जब कहते हैं कि मैडम बाटला हाउस गई और वहां के आतंकवादियों के साथ हुए घटनाक्रम को देखकर रोने लगी, जब खुद कहते हैं, दिग्विजय सिंह का कहना था, जब इनकाउंटर आतंकवादियों के समर्थन में जब मैडम रोने लगती हैं, तो ये पता चलता है कि कांग्रेस का कटा हाथ किसके साथ है। दूसरी बात जो किशोर तिवारी जी कह रहे हैं, अच्छा जो पहले कह रहे हैं मुस्लिम के बारे में, भारी आरएसएस का तो एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच प्रकल्प चल रहा है। दूसरी बात जो कभी तुम्हें वोट दूंगा, तुम मुझे वो सारे अधिकार दो जो कि गैर संवैधानिक है, तुम मुझे वो सारी चीजें दो, तुम मुझे आंशिक रूप से इस राष्ट्र के मुल्क के ऊपर मुसलमान को कर दो, तब मैं तुम्हें वोट दूंगा। और किशोर तिवारी जी क्या कहेंगे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, कहां से गिरे और कहां आके चले गए। आज वोट के लिए किसके तलवे चाटने की मजबूरी में आ गए, इतना मजबूर कोई हो सकता है? नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी की शर्तें नहीं मानेंगे, उन्होंने तो बोल दिया। इनकी खुला खेल फरुख्कावादी है किशोर तिवारी जी का। सुनता है किशोर तिवारी, धनंजय गिरी जवाब दे तू, इनके भैया दीजिएगा जवाब। लेकिन प्रोफेसर विवेक सिंह साहब, प्रोफेसर विवेक सिंह जी, क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, मुस्लिम वोटर किसके संग है और क्या वाकई यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा महाराष्ट्र की जंग में? आपके यहाँ का शायद ऑडियो ऑन है, ऑडियो को म्यूट करके आप अपनी बात रखिए प्लीज, प्रोफेसर विवेक सिंह जी। प्रोफेसर विवेक सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? भाई साहब मैं जवाब दे देता तब तक। मानसू जी चलिए एक मिनट। हाँ जवाब दे दीजिए किशोर तिवारी जी प्लीज। नहीं मैं चाहता हूं सबका रिएक्शन हो प्लीज। हाँ किशोर तिवारी जी बोलिए।
हाँ, देखिए मैं अतीकुर रहमान साहब ऑडियो चेक की कीजिए बात प्लीज। से इसके अतीकुर रहमान साहब की बात से मैं एग्री कर रहा हूं कि जो जो समाज में जो धर्म के लोग पिछड़े हुए हैं, हाँ, उनको सामाजिक न्याय और मेन धारा में लाना चाहिए। उसके लिए उद्धव ठाकरे काम करेंगे। उसके एजेंडा में हम मुस्लिम समाज को भी रखेंगे और हिंदुओं को लेकिन भी शर्त नहीं रखेंगे। मानेंगे ना, कोई शर्त अगर देगा शर्त नहीं मानेंगे। अरे भाई, शर्तें तो चुनाव के मैनिफेस्टो में हमने डिक्लेयर किया है। शर्तें क्या है क्या नहीं है, कोई रिसर्च पेपर ही दे देगा तो क्या करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ओके। तो लेकिन प्रोफेसर विवेक जी, हाँ बताइए, मुस्लिम वोटर किसके संग है, क्या डिसाइडिंग फैक्टर होंगे ये? देखिए हिमांशु जी नमस्कार। देखिए मैं सबकी बात सुन रहा था। देखिए दो बातें उभर के सामने आई है। पहली बात तो बहुत एक तो चीख चीख के कह रहे थे कि बटेंगे कटेंगे। देखिए बटेंगे कटेंगे कहना कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ पे आप जो हिंदू को एकत्रित करना चाहते हो, सिर्फ अगर आप एकत्रित करना चाहते हो, सहमत बनाना चाहते हो, तो उसके आपको किसी को खिलाफ में नहीं देखना चाहिए। तो आप कौन सा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है। दूसरी बात, अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि मुस्लिम वोट किसके साथ है। देखिए 12% मुस्लिम वोट जो है महाराष्ट्र में, हालांकि 40-50 सीट ऐसी है जहाँ पे उनका प्रभाव ज्यादा है, खास करके विदर्भ के एरिया में और मुंबई में। टाइम्स नाउ इंग्लिश बता रहे हो। अरे एक मिनट आपको कितना नॉलेज है मुझको पता है। दूसरी बात, अभी आपने कहा ना कि मुस्लिम वोट किसके साथ आएंगे। देखिए 12% महाराष्ट्र में है और 40-50 खास करके विदर्भ और नॉर्थ जो आपका मुंबई थाने का जो बेल्ट है। देखिए एक बहुत पूर्ण बात यह है कि जब आप बोलते हैं कि देखिए ये धार्मिक संगठन है, और अगर कोई धार्मिक संगठन कोई बोलता है कि आपको इसको वोट देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए, तो अगर आप सच में धार्मिक संगठन है तो आपको इन चीजों से, राजनीति से बचना चाहिए। और अगर यह करते हैं तो गलत है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक कहावत है कि ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, अगर आप देखिए आपके यहाँ पे समाजवादी पार्टी है, आपके यहाँ पे AMI जो मुस्लिम जो है, आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही, आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है। दोबारा एक बार आपसे जुड़ते हैं ताकि आपकी आवाज क्लियरिटी के साथ पहुंचे दर्शकों तक। इसी दौरान एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, वो भी जरा बताना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है जिसने सूबे की सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक नई स्टडी सामने आई है जो मुंबई की डेमोग्राफी पर है, और ये स्टडी की है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए प्रभावित कर रहे हैं। स्टडी के मुताबिक महाराष्ट्र में 2051 तक हिंदू आबादी 54% से नीचे गिर जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% हो जाएगी। स्टडी में दावा किया गया है कि 1961 के बाद से महाराष्ट्र में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत 88% से घटकर 2011 में 66% हो गया है, यानी 22% कम। जबकि मुस्लिम आबादी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 1961 में 8% थी और 2011 में ये हो गई है 21%। यानी ये बात साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति को पटकनी देने के लिए और महाअगाड़ी के सिर पर जीत का सेहरा चढ़ाने के लिए काफी कुछ बातें यहां पर जो सामने आई। लेकिन फिलहाल TISS की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। TISS पर जो आई है, अतीकुर रहमान साहब, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? हिमांशु जी, एक जमाना था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हर बात पत्थर की लकीर होती थी। आज पिछले 2 सालों में पूरे TISS को बीजेपी RSS ने कब्जा कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। पिछले 2 सालों में यहाँ के स्टूडेंट विंग, यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी है, इसको पूरी तरह से दबाया गया है। उनके हर आर्टिकल, उनके लेख, उनके प्रोग्राम, उनके तमाम प्रोग्राम पर RSS काबिज हो चुका है। अब TISS की कोई बात को, और खास तौर से ये जो स्टडी आप पेश कर रहे हैं, इसको हम चैलेंज करेंगे। और अगर ये नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, वो आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ी है और हिंदू आबादी कम हुई है। जो इंटीग्रिटी पे आरोप लगा, आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है कि वो RSS के लोग हैं? हाँ हेगड़े जी प्लीज बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ हेगड़े जी बताइए। देखिए मुझे गौर आपत्ति है वहाँ पर जो प्रोफेसर है, जो भी है, जो कभी कभी लोग जो रिसर्च पेपर निकालते हैं, तो रिसर्च पेपर ने उन्होंने एक डेटा दिया है, तो इनके खिलाफ क्या बोला है उन्होंने? मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने खाली ये बोला है
कि आपकी आबादी है जो बढ़ेगी और हमारी जो हिंदुओं की आबादी है वो कम होगी, तो आपको क्या ज्यादा आपत्ति आ गई है उसपे? आप तो उनके इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाना चालू कर दिए, प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जो रिसर्च पेपर उन्होंने लगाई है ये बहुत गंभीर एक रिसर्च पेपर है, और अगर ऐसा सच है तो मुझे लगता है कि जो सामान्य प्रधानमंत्री या योगी जी या फिर हमारे सामान्य नहीं तो इसमें लेकिन एक पॉइंट कहा गया है टीआईएसएस की तरफ से, कहा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए प्रभावित कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल हिमांशु जी, वो अभी से नहीं है, वो पहले से है। जो बाला साहेब ठाकरे जी भी कई दशकों से कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ इधर मुंबई में आए हैं, महाराष्ट्र में आए हैं, यहाँ पर वो वोटर बनते हैं और वो एक तरफा वोट डालते हैं। ये अभी से नहीं, हमारी पार्टी तो 30 साल से कह रही है। ये है कि नहीं है मुद्दा? ये बिल्कुल मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। मिनट ठीक है। देखिए हिमांशु जी, मैंने पहले ही कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की जो भी बात होती थी वो पत्थर की लकीर होती थी, उसकी रिसर्च। आज कृष्णा हेगड़े जी पहुंच चुके, इन्होंने कहा कि ये स्टडी को ये सही मानते हैं। इससे पहले यही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जब ये कहा कि मुस्लिम्स आर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड इन महाराष्ट्र, आपने क्यों नहीं माना? आपने क्यों? ठीक है, बोलिए क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक रिसर्च पेपर दिया। मैं कह रहा हूँ जो हमारे नेता बाला ठाकरे जी कह रहे थे, जो टाटा इंस्टीट्यूट आज कह रहे थे, क्या गलत है? एक मिनट, क्या गलत है इसमें प्लीज? क्या गलत है इसमें बताइए प्रोफेसर विवेक सिंह, क्या गलत है? एक करके प्लीज। प्रोफेसर मैं भी हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज देश के जाने जमाने जो है सोशल इंस्टीट्यूट है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आपको पता है यहाँ का जो है प्रोग्राम कितना फेमस है, पूरे प्लेसमेंट से चला जाता है। अगर यहाँ के रिसर्चर्स ने कोई रिसर्च किया है तो उसको आप काट नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। आप क्योंकि यहाँ नहीं थे, आपके यहाँ पे जो है परिवर्तन हो गया, किस बेस पे आप कर रहे हैं? आप पहले टाटा की बात आप मानते थे, आप नहीं मारे, तो देखिए जो भी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, प्लीज आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, प्लीज टेक्निकल टीम देखिए कि क्या दिक्कत है। किशोर तिवारी जी, इस आंकड़े पर क्या कहेंगे आप कि महाराष्ट्र में 2051 के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, आबादी कम हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। मैं अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, लेकिन घट जाएगी, ये कहा जाए। एक मिनट, टाटा इंस्टीट्यूट ने जो कहा है, तो भारत में 10 साल से मोदी की सरकार है, तो वो क्या झक मार रही है? हाँ, और अगर विदेशी नागरिक आ रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? क्या बात है? ये अमेरिका में आपके विधायक बुला के आधार कार्ड पे साइन करते हैं, लेटर देते हैं। किशोर तिवारी जी, एक मिनट, किशोर तिवारी जी, मुझे बोलने दो। किशोर तिवारी जी, आंकड़े की बात की जा रही है, लेकिन आप देखिए ये, अरे मुझे बोलने दो ना भैया। नीचे गिरोगे भाई, क्या हो रही है? एक करके प्लीज बोलिए, प्लीज। किशोर तिवारी जी बोल लीजिए, लेकिन फैक्ट पर तो बोलिए, इधर उधर घुमा के प्लीज मत बोलिएगा, प्लीज। इधर उधर नहीं घुमा रहा हूँ। पहले तो अमित शाह जी ने यहाँ आके जो एकनाथ शिंदे के राजकीय करियर का और भविष्य का अंत किया है, इसके लिए मैं एकनाथ शिंदे को बताइए, फिर मेरी संवेदना देना चाहता हूँ। फिर किशोर तिवारी जी, पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे जी के उधर क्या रखे? एकनाथ शिंदे जी, अगर आप इधर उधर की ऐसी बातें करेंगे तो ठीक है, मेरे को जो यहाँ पर डिजर्विंग है फिर उससे मेरे को बात करनी होगी। किशोर तिवारी जी प्लीज, इस तरह से नहीं चलता है। धनंजय गिरी जी, ये आंकड़े टीआईएसएस की रिपोर्ट, सवाल इस पर उठा रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, और किशोर तिवारी जी तो अलग ही ट्रैक पर हैं। हिमांशु जी, अतीकुर रहमान जो सवाल उठा रहे उसका सीधा जवाब भारत सरकार का डाटा है ना। भारत सरकार का डाटा है, जो कांग्रेस अपने पीरियड में सेंसस कराती थी, वो डाटा भी हिमांशु जी उनको पता है, अतीकुर रहमान को। 1951 सेंसस में 9.8% मुस्लिम आबादी, 61 10.69, 71 में 11.21, 81 में 11.72%, विदेश में ले जा तू 63% और 2011 में 14.23%। 15% 9 से 15 हो गए देखते देखते। ये सारा डाटा कांग्रेस के राज का है, इसमें हमारा आपका टाटा इंस्टीट्यूट किसी का कुछ नहीं। अरे ये बदलती हुई डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जच्चा जिहाद जारी है, ये जच्चा जिहाद जारी, और किशोर तिवारी जैसे लोगों की बदकारी है जो इस देश में, जो मुल्क से ऊपर इन लोगों को अपीचमेंट कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे, आपकी सोनिया जी जिस धर्म को मानती है उसके जीसस ने कहा है
कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फैक्ट। एक मिनट, अर्ध सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक नहीं नहीं नहीं, वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, एक किसी पे पर्सनल प्लीज मत जाइए। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं, पर्सनल जाने पे अच्छा ही नहीं लगता। वरुण पुरोहित जी, हाँ बेकार बात करो। आप क्यों पढ़ाते हो फिर मिशनरी स्कूलों बच्चों को? पढ़ाओ आदर्श विद्या मंदिर में, वो तो ढोंग पाखंड रखते हो देश के अंदर। नहीं तो जिनको जो पढ़ाना है वो पढ़ाते हैं, जिनको जो पढ़ाना है वो पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को यहाँ पर ही पढ़ाओ वहां पर ही पढ़ाओ, जिनको जिससे जैसी श्रद्धा रहती है वो उस हिसाब से करते हैं। पोप के पास मोदी जी क्या करने गए थे? पोप के पास फिर सोनिया जी के धर्म की बातें करते हुए बैठ करके, खुद का तो धर्म नहीं है, दिन भर पाखंड नहीं लगता है। स्कूलों से नहीं लगता, क्यों पढ़ा रहे हो स्कूलों में? नहीं, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, जिसको नहीं पढ़ाना वो नहीं पढ़ा रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि जिसको सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ना है वो वहां पर जाकर पढ़े। की बात कैसे करी इन्होंने? ये कैसे करी सोनिया जी के धर्म की बात? आपको नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल दूसरे देश में गलत कर दो, शर्म करने वाली थोड़ी बात है। हम भी सम्मान करते हैं, हम जीसस के महान वाक्य का उल्लेख कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है। जीसस ने कहा है हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फैक्ट, और मोर डेंजरस देन फॉल्स, झूठ से ज्यादा खतरनाक है। ये जीसस के वाक्य है, और सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक है। और आप झूठ बोले, क्या ये दिक्कत हो सकती? नहीं, सुनिए ना, ये मुद्दा आप समझिए, ये बड़ा है, ये मुद्दा आप समझिए बड़ा है। कृष्णा हेगड़े जी, महाराष्ट्र में अगर इस तरह की चीजें होती हैं, महाराष्ट्र में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो इससे आने वाले वक्त में कितना कुछ बदलाव आएगा आप देखते हैं। अरे हिमांशु जी, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, कांग्रेस को फिक्र नहीं है। कांग्रेस से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं हम? नेशनल सिक्योरिटी पे ऐसा बोलते हैं इन लोग। करते मुंबई में सरकार है, आपने तोड़ अरे रोहिंग्या आ रहे, बांग्लादेश आ रहे, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। कांग्रेस ने खुद ने कुछ किया नहीं। विवेक जी प्लीज आप बोलिए, अपनी बात करो, क्या किया? आगे बढ़ रहे। एक प्लीज, एक ऑडियो प्लीज डाउन प्लीज। विवेक जी बोलिए। प्रोफेसर जो 2011 में सेंसस हुआ था कांग्रेस के जमाने में ही हुआ था, और वहाँ पे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे पूरे के पूरे डेमोग्राफी बदल गई है, वहाँ पे हिंदू आज अल्पसंख्यक हो गए हैं। देखिए अगर वो रिपोर्ट आई है, मैं फिर कहा दूं क्योंकि मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को आप जो बात नहीं सकते तो क्या करें, वहाँ का रिसर्च जो है फुल प्रूफ होता है, और उन्होंने रिसर्च करके बताया है तो बिल्कुल ठीक है। और बहुत स्टेट में डेमोक्रेसी चेंज हुई है, और मुंबई में भी इसकी चेंज होने की पूरी संभावना है। देखिए आपको समझना पड़ेगा। रही बात आपने जो मैं बोलूंगा, आपने मुस्लिम वोटों की बात किया महाराष्ट्र में, तो मैंने कहा समाजवादी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, एनसीपी शरद पवार है, आईएमसी है, इसमें तक कांग्रेस मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा तो क्या पड़ेगा? आपकी आवाज नहीं आ पा रही स्पष्ट। प्लीज विवेक साहब, मैं देखूंगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसको सही करने की कोशिश रहेगी। रहमान साहब प्लीज आप भी कंप्लीट करिए। देखिए हिमांशु जी, कितना बड़ा कंफ्यूजन है। आपने टिस की रिपोर्ट को यहाँ पर बताया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी का इन्फ्लक्स है, और यहाँ पर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता उसको 1947 से मुस्लिम पॉपुलेशन से जोड़ ले। अरे भाई, मुस्लिम पॉपुलेशन से रोहिंग्या और बांग्लादेशी के पॉपुलेशन को मतलब क्या है? ये इनका कम्युनिस्ट एजेंडा है। दूसरी बात प्रोफेसर विवेक को मैं बताना चाहूंगा, प्रोफेसर विवेक को प्रोफेसर विवेक अतिक रहमान साहब, आप जब कोशिश करते हैं थोड़ा तेज बोलने की तो आपकी आवाज ना थोड़ी अनक्लियर हो जाती है, तो प्लीज कोशिश करिएगा कि आप अपनी बात अच्छे से रखें, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी बात सब तक पहुंचे। हाँ। बीजेपी के प्रवक्ता जी 1947 मुस्लिम पॉपुलेशन को आज की इस रिपोर्ट के साथ मिक्स अप कर रहे हैं। वो कह रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात हो रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। गिरी साहब, आप मिक्सअप करके अपने कम्युनल एजेंडा को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात, प्रोफेसर विवेक को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में इस वोट बता रहा था, हम एजेंडा नहीं है मेरा। भाई ये बता रहा था कि टीआई आप सवाल उठा रहे हैं के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सुनिए नहीं। अच्छा किशोर जी मेरे को ये बताइएगा, क्योंकि ये इस रिपोर्ट में देखिए सब लोग अलग अलग दावे करेंगे, लेकिन आप महाराष्ट्र की भलाई चाहते हैं। किशोर तिवारी जी, आप महाराष्ट्र की भलाई चाहते हैं, और उसमें यह चीज कही गई है कि रोहिंग्याओं का जो हस्तक्षेप हो रहा है, बांग्लादेशियों का जो हस्तक्षेप हो रहा है और आ रहे हैं, बसाहट हो रही है, तो जो लोकल के लोग हैं उनके अवसर कम होते जा रहे हैं। इस बात को तो आप मानते हैं, ये ऐसा है कि नहीं? देखिए चुनाव का मौसम है, इसका रिपोर्ट आया है। मेरे जो उद्धव जी ठाकरे सीएम बनने के बाद जो जितने भी
इलीगल माइग्रेंट है, जितने ही रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनका हम सर्च कर कर निकाल देंगे। और ये मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं, उससे होता नहीं, क्योंकि वो मोदी के दोस्त है। हम करके बताएंगे, निकालेंगे ना। अरे 2.5 साल में तो उसके लिए आप कागजात भी देखेंगे। आपका 2.5 साल में किसी को नहीं निकाला इन्होंने। अरे चुप तो बैठो। चलिए ठीक है, ये सभी को यहाँ पर देखना चाहिए कि साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी शर्त को मानेंगे नहीं, किसी भी शर्त पर झुकेंगे नहीं। जो भी अवैध तरीके से आएगा उसको तुरंत बाहर निकालेंगे, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो। ये शिवसेना भी कह रही है, यानी उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कहा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से तो पहले ही ये कहा जा रहा था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।